चलो भाई जल्दी करो, सूरज की बारात निकालने का वक्त हो गया है। रात का दूसरा पहर खत्म और तीसरा पहर शुरू होने वाला है, जो कि शैतानी शक्तियों का समय होता है। उससे पहले हमें उसे घोड़ी पर बैठाकर हवेली ले जाना होगा। सूरज की बारात में इकट्ठे लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी एक और आदमी बीच में बोल पड़ा। पता नहीं आखिर कब तक ये शादी ब्याह और जबरदस्ती की सुहागरात होती रहेगी। कुछ दिन और फिर एक भी मर्द नहीं बचेगा उसकी खुराक से। पता नहीं कब तक सब उस चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे। ये सुनते ही सब लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस आधी रात के वक्त निशिपुर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई बस सूरज को दूल्हा बनाकर विदा कर देना चाहता था। मर्दों के साथ साथ औरतों के बीच भी खुसफुसाहट चालू हो गई थी कि हमारे गांव के मर्द उस मंडोलिका चुड़ैल की भूख का जाने कब तक शिकार बनते रहेंगे, कब जाकर उसकी प्यास बुझेगी और वो मर्दों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बंद करेगी। उधर घोड़े पर बैठा दूल्हा बना सूरज पसीने से लथपथ था। वो चीखते हुए बोल रहा था, छोड़ दो ना मुझे तुम लोग, आखिर कब तक ऐसे सबको भेज भेज कर उसकी भूख मिटाते रहोगे। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ये बोलते बोलते सूरज का गला भर आया था, लेकिन गांव वाले उसे घोड़ी पर से उतरने नहीं दे रहे थे। एक तरफ से रमेश ने उसके पैर पकड़े तो दूसरी ओर से विकास ने। कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। रात के 2 बजे अंधेरे में पूर्णिमा की चांद की रोशनी में सभी लोग सूरज को घोड़ी पर बैठाए हुए थोड़ी ही देर में उस खंडहर वाली हवेली के पास पहुंचते हैं। भीड़ से एक आदमी ने कहा, सुनो, तुम लोग जाकर उस दरवाजे को धक्का देकर खोलो और हाँ, सूरज के अंदर जाते ही एकदम बंद कर देना। और मुकेश, हरीश, तुम लोग जरा सूरज को घोड़ी से नीचे उतारो, तुम्हें जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं उतरेगा वो। और सबने इसे मानते हुए सूरज, जो कि अंदर नहीं जाना चाहता था, उसे खींचते हुए घोड़ी से नीचे उतार दिया। सामने उस खंडहर नुमा हवेली का एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई भी उसके भीतर कभी गया न हो। पूरी हवेली और उसके दीवार झाड़ियों और लत्तियों से ढकी हुई थी और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अगले ही पल सब लोगों ने सूरज को उस दरवाजे के अंदर धकेल दिया। सूरज हड़बड़ाते हुए कुछ कहता, कुछ करता, उससे पहले दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो चुका था। गांव वाले उस दरवाजे को खींचकर बंद करके वहां से भाग चुके थे। सूरज कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो अंदर ही अंदर कांपे जा रहा था। उसका गला सूख रहा था। कभी वो अपने माथे से पसीना पोंछता तो कभी होठों पर जीभ फिराते हुए अपने मन के खौफ को धीमा करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे धीरे से किसी की आवाज आई, सूरज, ओ सूरज, कितनी देर लगा दी तुमने? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। सूरज तेजी से उसकी ओर पलटा और अगले ही पल उसके सामने जो कुछ था वो सूरज की सोच से परे था। और अगले ही पल सूरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये बोलते हुए सूरज न जाने कितनी बार मंडोलिका के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर चुका था, पर मंडोलिका की अजीब मुस्कान से साफ था कि आज वो सूरज को किसी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली। और अगले ही पल सूरज ने महसूस किया कि पूरे कमरे में एक तेज खुशबू फैल गई है। मंडोलिका कोई आम सा दिखने वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद हसीन सा दिखने वाला जादू था। उसकी पतली कमर और खुले रेशमी बालों के बीच उसके शरीर का जितना भी हिस्सा खुला हुआ था, उसके आकर्षक शरीर की बनावट को दिखाने के लिए काफी था। उसके उभार पर कसे कपड़े पर लगा एक खास रत्न उसकी सुंदरता और चमक को बढ़ा रहे थे। उसकी गहरी काजल वाली आंखों में
एक अजीब सी शारीरिक संबंध बनाने की लालसा पसरी हुई थी। और तभी वो सूरज के करीब आते हुए बोली, आखिर कब तक दूर से निहारोगे सूरज, करीब आओ। इतना सुनते ही सूरज ने तेजी से अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए। पर यह बात मंडोलिका को सहन नहीं हुई और उसने चीखते हुए कहा, क्यों तुम मर्दों को प्यार और सम्मान रास नहीं आता? और ये कहते ही मंडोलिका ने सूरज को अपनी ओर खींच लिया और अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। होठों के मिलते ही सूरज पर उसका खौफ पड़ चुका था। वो इस मंजर को देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर मंडोलिका बिना इस बात पर गौर किए कि सूरज बेमन से इस लम्हे में उसके साथ था, वो खुद ही हर पल को अंजाम दिए जा रही थी। और दूसरी ओर सूरज के लिए हर बढ़ता हुआ लम्हा खौफ पैदा कर रहा था। मंडोलिका के सीने से लिपटते ही सूरज का पूरा बदन सिहर गया। इसे देखते ही मंडोलिका जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल उसने अपने बदन पर पहने सारे कपड़ों को उतार सूरज को अपनी बाहों में भर लिया। सूरज कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मंडोलिका उसके बदन के साथ खेल रही थी, सूरज का मन न चाहते हुए भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। पूर्णिमा की रात थी और चमकते चांद की रोशनी में मंडोलिका का हुस्न हर ओर जादू बिखेर रहा था। उसका अंग अंग दमक रहा था और उसके इसी हुस्न के आगे सूरज अब हार रहा था और धीरे धीरे खुद को मंडोलिका के आगे सौंपने को मजबूर हो चुका था। वो न चाहते हुए भी मंडोलिका में डूब रहा था। मंडोलिका सूरज के पूरे बदन को चूमे जा रही थी और सूरज भी उसके होठों के जादू में खोने लगा था। पर रात के इस तीसरे पहर बीतते बीतते मंडोलिका और सूरज जैसे ही एक दूसरे में खोए, मंडोलिका अचानक ही जोर जोर से चीखने लगी और मंडोलिका के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका खूबसूरत गोरा बदन देखते ही देखते राख सा काला पड़ने लगा। अपने शरीर में बढ़ती जलन को महसूस करते ही मंडोलिका ने अगले ही पल सूरज को अपने ऊपर से धकेल दिया और चिल्लाते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम? तुम कोई आम मर्द नहीं हो सकते। आखिर कौन हो तुम? सूरज, जिसे अभी अभी मंडोलिका ने अपने शरीर के ऊपर से धकेला था, वो अगले ही पल एक कुटिल मुस्कान के साथ बोल पड़ा, सच कहा तुमने, आम नहीं खास मर्द हूं मैं। और तुम्हें क्या लगा मैं वाकई में डर रहा था? नहीं, बल्कि मैं तो गांव वालों के सामने भी डरने का नाटक कर रहा था। तुम्हें तो शारीरिक संबंध बनाना है ना, तो आओ आओ मेरे पास। ये कहते ही सूरज ने मंडोलिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दूसरी ओर मंडोलिका देखते ही देखते एक डरावनी चुड़ैल में बदलने लगती है। सोने सा दमकता हुआ उसका रूप और सुंदर चेहरा राख की तरह बदरंग होने लगा था और इस बीच मंडोलिका बार बार चिल्लाई जा रही थी, मुझे छोड़ दो मुझे। और धीरे धीरे उसकी चीखें अब शांत होने लगी थीं। गांव में जहां एक ओर मंडोलिका पर कहर की रात बीत रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ और लोग भी थे जो कुछ अलग करने के इरादे से गांव में घुसे थे। भाई सुन, ये काम आज रात ही करके निकलते हैं, ज्यादा दिन लगाना ठीक नहीं रहेगा। गांव में घुसते ही देखा ना कैसी बारात निकल रही थी। सचिन ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ कह तो तू ठीक रहा है, पर जरा गांव की एंट्री एग्जिट तो देख ले, सीधे सीधे मंदिर में ही थोड़ी ना घुस जाएंगे। और रही बारात की बात, तो क्या करना है उस अजीब सी बारात से? रोहित ने सचिन को जवाब देते हुए कहा। रोहित और सचिन दोनों बात करते हुए गांव के बीचों बीच से गुजर ही रहे थे कि किसी ने उन्हें आवाज दी, अरे भाई सुनो, कौन हो तुम लोग? पहले तो नहीं देखा तुम लोगों को इस गांव में।
सफेद धोती कुर्ता पहने और सिर पर बड़ा सा तिलक लगाए उस आदमी के कई सारे सवाल सुनकर दोनों एकाएक रुक गए और सचिन पलटकर बोला, वो मूर्ति सफाई करने आए हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोल पड़ा, क्या मूर्ति सफाई? इस पर रोहित ने तुरंत दोनों को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे हम वो पुरातत्व विभाग से आए हैं और प्राचीन महत्व की मूर्तियों के रखरखाव और उन पर रिसर्च की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है और हम वही करने आए हैं। ये सचिन मेरे साथ ही काम करता है, थोड़ा मस्खरा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है। ये सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह अच्छा अच्छा, शहर से आए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी गांव में रहता हूँ और मंदिर का पुरोहित भी हूँ। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। वैसे इतनी देर रात आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ठहरने का इंतजाम नहीं है तो आप लोग चाहें तो रात मेरे घर गुजार सकते हैं, सुबह होते ही अपना काम शुरू कर दीजिएगा। रोहित और सचिन झिझकते हुए पुरोहित की बात मानकर उनके पीछे पीछे घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद वो लोग पुरोहित जी के घर पहुंच गए। वहां रोहित ने थोड़ा सोचते हुए पुरोहित से पूछा, अच्छा पुरोहित जी, एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है पर रात के 2 बजे हमें गांव के बाहर एक बारात दिखी जो बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि बारात नहीं हो बल्कि मातम हो। इसे सुनते ही पुरोहित जी के चेहरे पर एक खामोशी उतर आई और उन्होंने धीरे से कहा, तुम शहरी हो, तुम्हारा यकीन करना मुश्किल होगा। हमारे गांव में एक चुड़ैल का वास है जिसका नाम है मंडोलिका और हर पूर्णिमा की रात हमें इस गांव से एक मर्द को उस हवेली में मंडोलिका के पास भेजना होता है ताकि वो उस मर्द के साथ सुहागरात मनाकर अपनी भूख मिटा सके। ये बोलते हुए पुरोहित जी के चेहरे पर जहां गुस्सा उतर आया था, वहीं ये सुनकर रोहित को हंसी आ गई और वो बोल पड़ा, कौन सी सदी की बात कर रहे हैं आप पुरोहित जी? ये क्या मंडोलिका भूत चुड़ैल की बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता इन सब बातों को। रोहित उठकर वहां से जाने ही वाला था कि पुरोहित जी बोल पड़े, हंसो मत रोहित, कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। सूरज जिसकी बारात निकली थी ना, कल उसकी लाश उस हवेली के बाहर आएगी। रोहित जो सो जाने के लिए उठा ही था, वो अचानक रुक गया और बोल पड़ा, क्या है मंडोलिका की कहानी? इस पर परेशान होते हुए पुरोहित जी ने रोहित को अपने पास बिठाते हुए कहा, सालों पहले की बात है रोहित। मंडोलिका के कहर से गांव के मर्दों को आजाद करने के लिए एक तांत्रिक ने हमारी मदद की थी। उन्होंने ही उस चुड़ैल को हवेली के अंदर अपनी तंत्र विद्या से बांधा था ताकि वो गांव में ना घूम सके। लेकिन क्या पुरोहित जी? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। इस पर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो सदा के लिए उसे नहीं बांध पाए। वो हर पूर्णिमा की रात के तीसरे पहर में बाहर आकर एक साथ कई मर्दों का शिकार कर सकती है और हमने इसे रोकने के लिए आपस में ही तय कर लिया कि हम हर महीने पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर के खत्म होने से पहले और तीसरे पहर के शुरू होने से पहले गांव से या कहीं से भी एक मर्द भेजकर मंडोलिका की भूख को शांत कर देंगे, जिससे उसे हवेली में ही रोककर रखा जा सके ताकि अगली पूर्णिमा तक शांति बनी रहे। ये सुनते ही रोहित चुप हो गया और बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला गया। कुछ ही घंटे बचे थे सुबह होने में और रोहित नींद की आगोश में था, पर वो आज भी नींद में बार बार चौंक रहा था। नींद में कभी उसका गला तो कभी उसके होठ सूख रहे थे। उसकी आंख जरूर सोई थी, पर दिमाग में एक साथ वही सपने चल रहे थे जो वो कई सालों से देखता आ रहा था। सपने में उसे किसी गांव का मंदिर, हवेली, तालाब और न जाने क्या क्या लगातार दिखाई देते थे। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है मानो वो सदियों से इनसे जुड़ा हुआ हो
और ये सारी जगहें उसे पुकार रही हों कि अचानक रोहित की आंख झटके से खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। रोहित बेचैन होता हुआ मन ही मन बोल पड़ा, आखिर कहना क्या चाहते हैं ये सपने मुझसे? क्यों इतने सालों से हर रात मुझे यही सपने आते हैं? बार बार वही जगहें, थक गया हूं मैं इन सब से। खुद से बोलकर रोहित की नजर उगते सूरज पर पड़ी तो वह उठ बैठा। तभी रोहित को गांव वालों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो भीड़ इकट्ठी थी और उनमें से एक आदमी कह रहा था, जल्दी चलो, सुबह हो गई। नदी पार नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? सब तेजी से अपने अपने घरों से निकलकर चौराहे पर जमा हो गए और तेजी से हवेली के पीछे बहती नदी के उस पार जाने लगे। सब नदी किनारे पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अरे ये तो जिंदा है। ये क्या दिख रहे हैं हम? ये जिंदा कैसे हो सकता है? पेड़ के नीचे और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जिसे देखते ही कुछ लोग डरे पर अगले ही पल हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी गांव के एक आदमी ने तेजी से सूरज की ओर बढ़ते हुए कहा, ये तो चमत्कार हो गया भाई लोग, हमारा सूरज जिंदा है। ये मंडोलिका के कहर से जिंदा बच गया। कुछ ही देर में गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सूरज जिंदा है। मंडोलिका के साथ पूरी रात गुजार कर भी वो जिंदा है। और ये बातें सुनकर रोहित और सचिन भी तेजी से नदी के पास इसे देखने पहुंच जाते हैं, जहां गांव के लोग जमा हुए थे। सब सूरज को घेर कर बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, काका, सूरज की सांसें तो चल रही हैं, पर आप लोगों ने देखा, ये कुछ बोल नहीं रहा। तभी एक और आदमी बोल पड़ा, अरे इसके जिंदा होने की खुशी में हम भूल ही गए कि इससे पूछें कि आखिर हुआ क्या। और ये सुनते ही एक और आदमी तेजी से झुका और सूरज को हिलाने लगा। अरे सूरज, बताओ भी ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछली रात? पर वहां मौजूद सब लोगों ने महसूस किया कि सूरज के ठंडे शरीर में कोई हलचल नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव था। उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर उसका शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। सब लोग ये मंजर निहार रहे थे कि तभी किसी ने बोला, इसे वैद्य के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराना होगा। सचिन और रोहित भी वहीं खड़े सब देख रहे थे कि तभी अचानक सचिन का फोन बजता है और वो रोहित की ओर इशारा करता है। जरूरी फोन है, मैं बात करते करते ठिकाने पर पहुंचता हूं, तू भी जल्दी पहुंच, फालतू के ड्रामे में मत फंस। धीरे धीरे वहां भीड़ कम होती गई और आखिर में रोहित भी वहां से निकलने लगा कि पलटते ही उसकी नजर हवेली पर पड़ी। वह हवेली देखकर चौंक गया और बोल पड़ा, ये तो वही हवेली है जो हर बार मेरे सपने में आती है। अंदर घुसने पर वह इधर उधर देखता है और उसका सर चकराने लगता है। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ कदम पर उसे मंदिर दिखता है, जिसे देख के वह समझ नहीं पाता कि उसका क्या रिश्ता है इस गांव से। सोचता हुआ रोहित पुरोहित के घर आता है तो सचिन उसे बताता है कि उसे एक जरूरी काम से अभी जाना होगा और काम खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। इन सब चीजों में शाम भी हो गई और अंधेरा होते ही रोहित अपने काम के लिए पुरोहित के घर से निकल गया। उसे मंदिर के आसपास के इलाके को देखना था ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा सड़क पर राख बिखरी हुई है। राख को देखकर रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो उस बिखरी हुई राख को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसे किसी की आवाज आई। रोहित ने पीछे पलटकर देखा, सामने एक सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोली,
क्या हुआ रोहित, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर रोहित एकदम ठहर गया। रोहित ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुमने अभी मुझे मेरे नाम से पुकारा, कैसे जानती हो तुम मुझे, और तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरा नाम नित्या है, इसी गांव की हूं मैं। और रही बात तुम्हारी, तो इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। कौन आता है कौन जाता है सबको सब पता होता है। रोहित नित्या के होठों से निकले एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि नित्या के व्यक्तित्व में कुछ था जो रोहित महसूस कर बार बार सुनना और देखना चाह रहा था। नित्या से कुछ और पूछने को था नहीं, इसलिए रोहित ने बातों को मोड़ते हुए कहा, वैसे तुम्हारे गांव में सब पागल ही हैं क्या? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मंडोलिका को तो सब जानते हैं, मगर कोई असली कारण नहीं जानता उसके यहाँ होने का। कब कैसे वह यहाँ आई, ये जवाब किसी के पास नहीं है। क्या है इस मंडोलिका की असली कहानी? ये सुनते ही नित्या उसके थोड़ा करीब आ जाती है और बोल पड़ती है, मुझे पता है मंडोलिका की सच्चाई, सुनना चाहोगे? और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। रोहित, जिसे अब सच में जानना था कि आखिर क्या है मंडोलिका की कहानी, रोहित धीरे धीरे नित्या के पीछे चलने लगता है कि तभी रोहित की नजर शमशान घाट पर पड़ती है। वहां किसी की चिता धू धू कर चल रही थी। रोहित जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे उस चिता पर किसी की आकृति नजर आती है। उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चिता पर बैठी हुई वो लड़की जैसी प्रतीत हुई। हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की भयंकर आग के बीच भी ना चीख रही थी ना चिल्ला रही थी। ये देख रोहित घबराया हुआ जलती चिता पर बैठी लड़की को बचाने जैसे ही दौड़ता है, अचानक वो लड़की और जलती हुई चिता दोनों गायब हो चुके होते हैं। हैरान रोहित जैसे ही पलट के नित्या को देखता है, नित्या भी वहां से गायब हो चुकी होती है। आखिर क्या था जलती चिता और उस पर बैठी लड़की का राज, और कहां गायब हो गई नित्या? क्या है मंडोलिका की कहानी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। रोहित ने देखा कि वो चिता और उस पर जलती हुई लड़की गायब हो चुकी थी। एक पल के लिए तो रोहित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था, और उस चिता के बारे में जानने के लिए उसने जैसे ही मुड़कर नित्या की तरफ देखा तो नित्या भी वहां नहीं थी और वो भी गायब हो चुकी थी। रोहित के दिल की धड़कनें तेज चलने लगी और वो पूरी तरह से पसीने में नहा गया। वो मन ही मन खुद से बातें करता हुआ सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी अभी तो वो लड़की मेरे साथ आई थी और मुझसे बातें भी कर रही थी, तो फिर अचानक से कहां गायब हो गई? रोहित नित्या को पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढने लगा और उसे आवाज भी देने लगा, नित्या, कहां हो तुम? ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? नित्या, नित्या। लेकिन अभी भी उसे नित्या कहीं नहीं दिखाई दी। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था, जिससे उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए खुद से ही बातें करता हुआ कहने लगा, अजीब लड़की थी, पहले यहां तक ले आई और फिर गायब हो गई। अब होगी कोई, पर कोई ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये कैसे गांव में आ गया हूं मैं? कहीं मैं किसी षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहा? यही सब सोचता हुआ वो गांव में से होता हुआ पुरोहित के घर की तरफ बढ़ने लगा। माथे पर अभी भी पसीना था और चेहरे पर डर अभी भी दिखाई दे रहा था। वो चिता और उस पर जलती हुई लड़की अभी भी उसके दिमाग में थी। आखिर हो क्या सकता है वो? यही सब सोचता हुआ वो तेजी से चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो वहां से जल्द निकलना चाहता हो।
हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। तभी उसकी नजर एक घोड़ी वाले पर गई, जो खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। और रोहित ने ध्यान से देखा तो उसे वो घोड़ी वाला कुछ परेशान सा भी लगा। रोहित ने मन ही मन में सोचते हुए खुद से ही कहा, ये घोड़ी तो वो कल वाली ही लग रही है, जिसपे उस अजीब बारात में उस सूरज नाम के दूल्हे को बैठाकर ले जा रहे थे सब। इससे पूछता हूं जाकर, शायद कुछ पता चल जाए। खुद से ही बात करते हुए परेशान रोहित ने खुद को नॉर्मल किया और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ उसके पास गया और उसे रोकते हुए पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? घोड़ी वाला, जो अभी तक खुद से ही बातें कर रहा था, उसने चौंक कर रोहित की तरफ देखा और कहा, अरे कुछ नहीं साहिब, ये हमारी घोड़ी है। इसको रात को घर के आंगन में बांध कर सोए थे और जब सुबह उठकर देखा तो गायब। सारा दिन हो गया इसको ढूंढते ढूंढते, तब कहीं जाकर ये वहां उस पुरानी हवेली के बाहर बंधी हुई मिली। पता नहीं कौन ले आया इसे यहाँ। घोड़ी वाला काफी थका हुआ लग रहा था और उसके कपड़े भी पूरी तरह से पसीने से भरे हुए थे। उसके हुलिये को देखकर साफ लग रहा था कि वो सच में सुबह से अपनी घोड़ी को ही ढूंढ रहा होगा। रोहित ने ध्यान से उस घोड़ी की तरफ देखा और फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उस घोड़ी वाले से पूछा, अरे ये तो वही घोड़ी है ना भैया, जिस पर कल रात सूरज की बारात निकली थी? घोड़ी वाले ने रोहित के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, जैसे वो ये देखना चाह रहा हो कि कहीं रोहित नशे में तो नहीं है। और फिर उसने सवालिया नजरों से रोहित को देखते हुए पूछा, अरे कौन सूरज बाबूजी? घोड़ी वाले के किए हुए इस सवाल से रोहित पूरी तरह चौंक गया और रोहित घोड़ी वाले को दोबारा से याद दिलाते हुए पूछा, अरे भैया तुम भूल गए क्या? कल रात ही तो सूरज की बारात निकली थी, वो भी रात के 2 बजे। तुम भी तो थे वहां। रोहित की बातें उस घोड़ी वाले को काफी अजीब लग रही थीं और उसने रोहित से पूछा, आप कौन है बाबूजी और कहां से आए हैं? पहले कभी नहीं देखा इस गांव में आपको, और ये अजीब बात क्यों कर रहे हैं? रोहित ने मन ही मन में सोचा, कहीं इस घोड़ी वाले ने पी तो नहीं रखी, यहां से निकलना ही सही है। रोहित घोड़ी वाले को अजीब मानते हुए वहां से निकलता है और थोड़ी दूर चलते ही उसे कुछ हैरान परेशान लोग दिखाई देते हैं। इन लोगों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। इनमें से एक मर्द कहता है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोपहर में नींद खुली तो देखे कि हम ये नए कपड़े पहनकर तैयार हुए बैठे हैं। इस कपड़े को तो हम सिर्फ शादी ब्याह के माहौल के लिए निकालते थे। तभी बीच में एक महिला बोल पड़ी, अब हमको ही देख लीजिए, दोपहर में जागे तो देखे ये रेशम की महंगी साड़ी पहनकर सोए हुए हैं। हमको याद ही नहीं कि ये साड़ी हम कब पहन लिए। उनमें से एक मर्द बोल पड़ता है, हम सबके कपड़े बदले तो बदले, गांव के चबूतरे पर बत्ती बाजा कौन लगा गया? बत्ती लाइट डेकोरेशन सब नंदू लाइट वाले की है, मगर नंदू का कहना है वो तो लगाया ही नहीं। क्यों रे नंदू, बोल जरा। उनके बीच ही नंदू जो खड़ा था बोल पड़ा, हाँ हम नहीं लगाए वो लाइट, पर लाइट हमारा ही है। इन लोगों की अजीब बातें सुनकर रोहित दूर खड़ा अचंभित था और मन ही मन सोच रहा था, अरे ये सब के सब कल उस बारात में थे तो। वो रेशमी साड़ी वाली औरत, वो कोट पहना आदमी और ये नंदू लाइट वाला कल वही कोने में मुंह सड़ाए और डरी हुई शक्ल लिए खड़ा तो था। मतलब कल क्या हुआ ये गांव वालों को याद नहीं। इस गांव में कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। अब सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। वो मन ही मन यही सब सोचते हुए वो रोहित के घर की तरफ बढ़ने लगा। सुबह से जितनी भी घटनाएं हो रही थीं, सूरज उन सभी को याद करते हुए गांव की गलियों में से होता हुआ पुरोहित के घर की तरफ बढ़ रहा था और सभी के चेहरों के हाव भाव पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। वो सबके चेहरों को देखकर ये जानना चाहता था कि क्या इन्हें कल रात की निकली हुई सूरज की बारात का पता है या नहीं।
तभी रोहित को वो लोग मिलते हैं जो आज सुबह सूरज की लाश उस खंडहर नुमा हवेली से उठाने के लिए गए थे और जिनको सूरज जिंदा मिला था। रोहित उनके पास गया और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, काका सूरज तो बच गया ना? वो बुजुर्ग अचानक हुए सवाल से चौंक गया और रोहित को सिर से पांव तक एकटक देखता हुआ बोला, कौन सूरज? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? उस बुजुर्ग के साथ बैठे हुए बाकी सभी आदमी भी रोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अब रोहित परेशान भी होने लगा था और थोड़ा थोड़ा डरने भी लगा था, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक अजीब घटना घट रही थी। वो धीरे से अपने कदम थोड़ा पीछे लेता है और वहां से भाग जाता है। सोच में डूबा रोहित हैरान परेशान रात 9 बजे तक गांव में ही भटकता रहा और फिर पुरोहित के घर पहुंचा। उसने देखा कि पुरोहित जी बाहर अपने घर के आंगन में ही टहल रहे थे, तो शायद रोहित का ही इंतजार कर रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते और जैसे ही उन्होंने रोहित को आते देखा तो उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वो तेजी से रोहित के पास गए और रोहित से पूछा, अरे बेटा बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? तुम्हारा वो साथी सचिन भी बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोहित का दिमाग अभी भी अशांत था। उसने झट से पूछा, पुरोहित जी आपको तो याद है ना, कल रात वो सूरज की बारात और वो चुड़ैल मंडोलिका। पुरोहित जी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, रोहित बेटा तुम ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? कौन सूरज, कौन मंडोलिका, कौन है ये सब? रोहित अब और भी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, आप भूल गए पुरोहित जी, कल रात जब हम 2 बजे आपसे मिले थे तब आपने ही तो बताया था सब। पुरोहित जी ने रोहित को समझाते हुए कहा, हाँ बेटा हम मिले थे जब रात के 2 बज रहे थे और हमने देखा कि तुम इस गांव में नए आए हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए। लेकिन ये मंडोलिका और सूरज जैसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? रोहित को अब ये सब एक बहुत बड़ी साजिश लगने लगी। उसने मन ही मन में कहा, ये गांव वाले चाहते क्या हैं आखिरकार? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा असली धंधा जान गए हो? अभी रोहित अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी वहां एक खूबसूरत सी लड़की आ गई और उसने तपाक से कहा, लेकिन पिताजी कल रात आप 2 बजे बाहर क्या कर रहे थे? और ये दोनों अजनबी कौन हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आए हैं? रोहित ने देखा कि ठीक उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। उसकी खूबसूरती देख एक पल के लिए रोहित भी अपलक उसे देखता ही रह गया। तभी पुरोहित जी ने उस लड़की को कहा, मिताली बेटा मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा कि क्यों मैं बाहर गया था। शायद घर में घुटन लगी रही होगी, इसीलिए ताजी हवा में टहलने निकल गया होऊंगा मैं। तभी मुझे वहां ये दोनों लोग मिल गए जो हमारे मंदिर की मूर्तियों की देखरेख और उनका जायजा लेने आए हैं, और इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। पुरोहित जी रोहित को लेकर अंदर आ गए और वहां पहले से ही सचिन बैठा हुआ था जो रोहित का इंतजार कर रहा था कि तभी पुरोहित जी मिताली को कुछ समझाने के लिए रसोई में चले गए। सचिन को देखते ही रोहित झट से सचिन के पास बैठ गया और खुसफुसाते हुए बोला, भाई ये गाँव बहुत ही अजीब है, तुम मानोगे नहीं, ये कमीने बात ऐसी कर रहे हैं मानो इनके कल वो अजीब सी बारात याद ही नहीं, वो सूरज वाली बारात। खुद ही इन लोगों ने उस मंडोलिका चुड़ैल की बकवास कहानी सुनाई थी। अभी खुद कह रहे हैं कौन मंडोलिका? आज रात मौका देखकर यहाँ से निकल चलते हैं भाई। रोहित सब एक ही सांस में बोल गया और उसके चेहरे का रंग भी बिल्कुल उड़ा हुआ था। सचिन रोहित से कहता है, भाई तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? कौन सी बारात, कौन सी चुड़ैल? वो तेरे सपनों वाली? हे भगवान, तू अपने सपनों को जीने भी लगा, पागल हो गया है तू। रोहित को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त सचिन उससे कुछ ऐसा कहेगा। उससे अभी तक तो ये लग रहा था कि शायद गांव वाले उन दोनों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब जब उसके खुद के दोस्त ने ही उसे गलत साबित कर दिया
तो वो खुद को एक भंवर जाल में महसूस कर रहा था, जहां एक तरफ पुरोहित के घर में रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं उसी गांव में पुरोहित के घर से दूर गांव को शहर से जोड़ने वाली एक हाईवे पर चरण बाबू गाना गुनगुना रहे थे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मजा आ जाए कोई लड़की मिल जाए यहीं, लला ला ला ला। कि तभी चरण बाबू को इस सुनसान हाईवे में एक लड़की दिखाई देती है। लड़की कॉटन की साड़ी में भीगी हुई थी, इतनी भीगी कि उसके शरीर की कसावट और अंगों के उभार बाहर से देखे जा सकते थे। जब चरण बाबू के ट्रैक्टर की लाइट उस लड़की पर पड़ती है तो उस लड़की की खूबसूरती देख चरण बाबू चरण से फिसल जाते हैं और अपना ट्रैक्टर उस लड़की के पास रोक देते हैं और उस लड़की से पूछते हैं, सुनिए, आप इस सुनसान हाईवे पर अकेली और बिना बारिश भीग कैसे गईं? उस लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, जो डूब गया हो वो तो भीगे ही होंगे ना। चरण बाबू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी कहते हैं, अच्छा, नहर में गिरी होंगी आप, मगर 3 फीट गहराई वाली नहर में कोई डूब कैसे सकता है? अच्छा, हम समझे, फलसफे के तौर पे डूबने की बात कर रही हैं आप। यहाँ अकेली कैसे? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं क्या? वो लड़की कुछ सेकंड के लिए चरण बाबू को घूरती है और फिर उसने कहा, मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। चरण बाबू झट से बोल पड़े, हाँ, हम छोड़ देते हैं आपको घर, आइए बैठिए ट्रैक्टर पर। वो लड़की बिना कुछ कहे चरण बाबू के ट्रैक्टर पर बैठ जाती है। कुछ मिनट तक दोनों खामोश रहते हैं और फिर चरण कहता है, घर कहाँ है आपका? लड़की बहुत ही गंभीर स्वर में कहती है, गांव के पीछे वाले जंगल में। चौंकते हुए चरण बाबू कहते हैं, जंगल में? वहां किसी का घर भी है? इस पर वो लड़की कहती है, आपको नहीं जाना तो छोड़ दीजिए। चरण झेपते हुए कहता है, सुनसान सड़क पर एक अकेली औरत को कैसे छोड़ सकते हैं हम? चलिए, हम छोड़ते हैं आपको। थोड़ी देर में चरण बाबू उस लड़की के साथ सुनसान जंगल वाली सड़क पर होते हैं और तभी चरण बाबू को एहसास होता है कि उनके ट्रैक्टर पर कोई है ही नहीं। वो पलट कर पीछे देखते हैं, ट्रैक्टर पर कोई नहीं होता। जैसे चरण बाबू वापस सामने देखते हैं तो उस लड़की को ठीक अपने बगल में पाकर चौंक जाते हैं। आप चलती ट्रैक्टर में पीछे से मेरे बगल में कैसे आई? लड़की का कोई जवाब नहीं आता और तभी उस लड़की के सीने से साड़ी का आंचल गिर जाता है। चरण सिंह नजर चुराते हुए उस लड़की के आकर्षक वक्ष को देखने लगता है और फिर उस लड़की की आवाज आती है, तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए? चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ प्यार कर सकती हूँ। इतना सुनते ही चरण ट्रैक्टर रोक देता है और अपने सूखे गले से कहता है, हाँ, मेरा मतलब मैं शादीशुदा हूँ, अगर हम इस प्यार को राज रख सकें। तो लड़की झट से चरण के ऊपर जाती है, मैं प्यासी हूँ, प्यार की प्यासी। और ये कहते ही वो पूरी तरह से चरण को आगोश में ले लेती है और उसे चूमने लगती है। चरण जो उस लड़की के लबों को महसूस कर ही रहा था कि तभी उस लड़की के दांत और नाखून अचानक से बढ़ने लगे थे। वो घबरा जाता है और उस लड़की के आगोश से निकलने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? वो लड़की हंसते हुए कहती है, मैं हूँ तुम्हारी मौत। इतना कहते ही वो लड़की चरण की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा देती है और चरण का खून बहने लगता है। चरण की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। इधर पुरोहित के घर पर रोहित, जो गहरी नींद में सो रहा था, वो चरण के साथ घट रहे इस वाकये को अपने सपने में हूबहू देख रहा था।
चरण की चीख के साथ साथ इधर रोहित भी चीखते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। आखिर क्या था रोहित के सपनों का राज और कौन थी वो लड़की जिसने ली चरण की जान? जानने के लिए सुनते रहिए। चरण की चीख पूरे जंगल में गूंज गई और जैसे ही उसकी चीख जंगल में गूंजी, उसके साथ साथ पुरोहित के घर में सो रहे रोहित की भी चीख निकल गई। रोहित चीखता हुआ उठ गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो पुरोहित के घर में अपने बिस्तर पर था। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ बोलने की स्थिति में जरा भी नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी चीख सुनकर उसी के साथ सो रहा सचिन भी हड़बड़ाकर जाग गया और बोलते हुए उठा, क्या हुआ? सचिन की नजर साथ वाले बिस्तर पर स्टैचू बने बैठे रोहित पर चली गई, जो एकटक होकर ठीक अपने सामने की दिशा में ही देखे जा रहा था। सचिन ने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ रोहित? आज फिर कोई भूतनी देख लिए हो क्या? सचिन के हिलाने से रोहित अपने उस भयानक सपने से बाहर आया और उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे। उसने अपना पसीना पास ही रखे हुए अपने रुमाल से पोंछा और सचिन से कहा, सचिन, सपने में उस लड़की ने एक आदमी को मार डाला यार। रोहित ने कहा, सचिन, वो पहले एक खूबसूरत सी लड़की थी, फिर देखते ही देखते चुड़ैल बन गई और उसने उस आदमी को मार दिया। कितना भयानक सपना था और अपने सपने में ये लड़की तो आज पहली बार देखी मैंने। सचिन को रोहित का सपना सुनकर उस पर गुस्सा आने लगा और उसने जोर से उसकी कमर पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तू ये क्या हर समय ये अजीब अजीब सपने देखता रहता है? कभी तू हवेली देखता है तो कभी चुड़ैल तो कभी कोई लड़की। मैं तो तंग आ गया यार तेरे इन सपनों से। न खुद चैन से सोता है न मुझे सोने देता है। लेकिन रोहित अभी भी बहुत घबराया हुआ था और उसने सचिन को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, सचिन यार सुन तो मेरी बात। वो देख, सामने वाली घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं और इसका मतलब जानता है तू? सचिन ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब घड़ी में 5 बजने का भी कोई मतलब होता है क्या? रोहित ने सचिन को समझाते हुए कहा, हाँ होता है ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि सुना है सुबह के 5 बजे के सपने सच होते हैं, और अगर ये सपना भी सच निकला तो? सचिन ने उसकी बात को बीच में से ही काटते हुए कहा, आज तक कोई सपना सच हुआ है जो ये होगा? चल उठ जा, अब उठकर चाय वाय का देखते हैं क्या इंतजाम है। रोहित की किसी भी बात को सचिन मानने को तैयार नहीं था। दोनों अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे घर के आंगन में आ गए। उन्होंने देखा कि पुरोहित जी चाय पी रहे थे और मिताली रसोई में थी। उन दोनों को देखते ही पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप दोनों उठ गए? आइए आइए, आप यहां पर बैठिए जब तक मैं मिताली को चाय के लिए कहता हूं। वो दोनों मुस्कुराते हुए आए और आकर वहीं पुरोहित जी के साथ ही रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। तभी पुरोहित जी ने मिताली को आवाज दी और कहा, मिताली बेटा, मेहमानों के लिए भी चाय ले आओ। मिताली ने वहीं रसोई से ही जवाब दिया, जी पिताजी, अभी लाई। कुछ ही देर में मिताली हाथों में ट्रे लिए हुए बाहर आई और रोहित की नजर जैसे ही मिताली पर गई तो वो उसे बस देखता ही रह गया। रात के अंधेरे में रोहित बस एक झलक ही देख पाया था मिताली की, लेकिन अब वो उसे दिन के उजाले में एक ही नजर में सिर से पांव तक अपलक देख रहा था। उसका खूबसूरत गोरा रंग हल्के गुलाबी रंग के सूट में और भी गुलाबी लग रहा था और उसके भीगे हुए खुले बाल भी किसी सावन की घटा से कम नहीं लग रहे थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो शायद अभी अभी नहा कर आई थी। मिताली ने जैसे ही चाय की ट्रे रोहित के सामने रखी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने चाय का कप अपने हाथों में उठा लिया।
मिताली जैसे ही चाय देकर रसोई की तरफ मुड़ी तो रोहित, जो लगातार उसे ही देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से गरम चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। चाय का कप गिरने से मिताली जल्दी से वहां आई और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पुरोहित जी ने कहा, अरे मिताली, देख क्या रही हो बेटा, जल्दी से साफ करो यहां से। मिताली ने देखा कि कप टूट गया है और चाय चारों तरफ बिखर गई है, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वो सब कुछ समेटने के लिए आगे आई और उसने फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी भी पता नहीं किस किस को उठा लाते हैं घर में, जिन्हें चाय तक भी पीनी नहीं आती। पुरोहित जी ने मिताली से एक बार और कहा, अब बड़बड़ाती ही रहोगी या दोबारा से चाय भी लाकर दोगी? अपने पिता की डांट सुनकर वो जल्दी से टूटे हुए कप के टुकड़े समेटकर दोबारा से रसोई की तरफ चली गई। पुरोहित ने रोहित से कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ी बड़बोली है मेरी बच्ची, मगर दिल की बिल्कुल साफ है। रोहित मन ही मन सोचने लगा, थोड़ी नहीं, बहुत बड़बोली है। इस तरह से उन सभी ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर पुरोहित जी अपने काम से निकल गए। उनके जाने के बाद सचिन ने रोहित से कहा, रोहित, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं और कुछ देर में आऊंगा, तब तक तुम यहीं ठहरो। सचिन के जाने के बाद रोहित आराम से अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया और अपने रात वाले सपने के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में लगातार अभी तक हो रही हर घटना घूमने लगी और वो आंखें बंद किए सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर उसका दिमाग ये सब सोचता हुआ उन्हीं सपनों की दुनिया में पहुंच गया। उसे बार बार वो ही सब दिखाई देने लगा और उसने घबराकर अपनी आंखें खोल ली। रोहित के दिल की धड़कनें ये सब सोचते सोचते इतनी तेज चलने लगी कि उसे अपनी धड़कनें आसानी से सुनाई दे रही थीं। रोहित बेचैन होकर अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि वो जिन सीढ़ियों से उतर रहा है वो पुरोहित के घर की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि किसी बहुत पुराने घर की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के नीले रंग को देखकर रोहित को अजीब सा लग रहा था। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट मिली तो वो नीचे उतरते हुए देखने लगा। सामने से करीब 22-23 साल की कोई लड़की आ रही थी, जिसने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा घूंघट लिया हुआ था, जिसके कारण रोहित को उसकी शक्ल अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर आ रही थी। उसके हाथों में धूपदानी थी, जिससे निकलते हुए धुएं को वो अपने हाथ से चारों तरफ फैला रही थी। उस लड़की को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी हवेली में रहने वाली रौबदार रईस औरत हो। तभी धूपदानी से आग की एक चिंगारी निकली और उस लड़की के साड़ी में जा लगी और देखते ही देखते उसकी साड़ी जलने लगी। रोहित ने जैसे ही ये देखा वो बुरी तरह से घबरा गया और वो तेजी से उस लड़की की ओर आया और उसकी साड़ी में लगी आग को अपने हाथ से बुझाने लगा। वो लगातार अपने हाथ से ही उस लड़की के शरीर पर उस जलती हुई साड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उस लड़की को पकड़े भी हुआ था। तभी किसी ने रोहित को जोर से धक्का दिया तो वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। उसी वक्त रोहित के कानों में मिताली की आवाज आई, जो गुस्से से कह रही थी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? समझते क्या हो खुद को? ऐसे अकेली लड़की देखकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। रोहित जैसे मिताली के गुस्से के कारण अपने होश में आया और वो ये देखकर चौंक गया कि वो वापस पुरोहित के घर पर ही खड़ा है और वो पुरोहित के घर की सीढ़ियां थी, लेकिन सामने कोई औरत नहीं थी बल्कि मिताली खड़ी थी। रोहित हैरानी से उसे देख रहा था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं वो यहाँ भी कोई और ही था,
मैं उसे आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम नहीं थी यहाँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, सच में। अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि वहां पर सचिन आ गया और सारी सिचुएशन समझकर रोहित का बचाव करते हुए मिताली से कहा, देखिए मिताली जी, मेरे दोस्त का कोई भी गलत इरादा नहीं था। वो बस कुछ दिनों से परेशान चल रहा है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप ये बात अब यहीं खत्म कर दीजिए। मिताली ने सचिन से गुस्से में कहा, लेकर जाइए अपने इस पागल दोस्त को और इसे आराम करने को कहिए। सचिन ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ऊपर के कमरे में ले गया और वहां उसे पानी पीने को देते हुए कहा, यार ये क्या ड्रामा था। लेकिन रोहित ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से बैठा रहा। सचिन भी अब बात को न बढ़ाते हुए रोहित के पास बैठ गया और आई कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले मेरे भाई, काम हो गया। रोहित, जो अभी तक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसने चौंक कर सचिन की तरफ देखा और आई कार्ड लेकर ध्यान से देखते हुए पूछा, ये कौन से कार्ड ले आया यार? सचिन ने एक्साइटेड होते हुए बताया, अरे यार, अब कोई टेंशन नहीं है। मैंने हम दोनों के लिए पुरातत्व विभाग के 2 फर्जी आई कार्ड बनवा लिए हैं। रोहित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछा, तो इसका हम क्या करेंगे? सचिन ने उसे समझाते हुए कहा, देख यार, यहाँ वो जो पुराना मंदिर है, वहां पर पुरातत्व विभाग की तरफ से खुदाई का काम चल रहा है। तो थोड़े दिन हम भी वहीं काम करने का दिखावा करेंगे और फिर मौका मिलते ही अपना मूर्ति सफाई का काम पूरा कर देंगे। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? रोहित को भी सचिन का प्लान बहुत पसंद आया और फिर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। उसके बाद दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और सचिन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और रोहित पुरोहित जी के साथ नीचे बैठकर बातें करने लगा। तभी अचानक से बाहर शोर होने लगा। रोहित और पुरोहित जी दोनों तेजी से उठकर घर के बाहर की तरफ गए और उन्होंने देखा कि गांव के काफी लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्हें ऐसे जाते देखकर ये दोनों भी साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि कुछ गांव के लोग जंगल से एक लाश लेकर आ रहे थे और वहां काफी भीड़ जमा थी। उन लोगों ने लाश को लाकर वहीं जमीन पर रख दिया। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी ने उस लाश को ध्यान से देखा और कहा, अरे ये तो अपना चरण सिंह है। ये तो कल शहर गया था किसी काम से, फिर ये जंगल में कैसे पहुंच गया? तभी वहीं पास ही खड़े हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, इसकी लाश को देखकर तो लगता है कि किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया है। रोहित, जो बहुत देर से ये सब ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, इसे कोई जंगली जानवर ने नहीं बल्कि उसी चुड़ैल ने मारा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। सभी गांव वाले, जिनका ध्यान अभी तक लाश की तरफ था, रोहित ने जैसे ही चीखकर चुड़ैल का नाम लिया, सब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। तभी उसमें से एक नवयुवक रोहित के पास आया और उसने रोहित से हैरान होते हुए पूछा, कौन है आप और ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है चुड़ैल ने मारा है? रोहित के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और वो एकटक बस चरण सिंह की लाश को ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा डर और घबराहट की वजह से सफेद पड़ चुका था और रात का देखा हुआ सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था। तभी उस नवयुवक ने दोबारा उसे कंधे से हिलाते हुए पूछा, अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? कौन है आप और ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल और भूतनी? रोहित ने घबराते हुए कहा, देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यही सच्चाई है। इस चरण सिंह को किसी चुड़ैल ने ही मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी एक और आदमी आगे आया और उसने थोड़ा खींचते हुए रोहित से पूछा,
अरे भाई, तुमने उस चुड़ैल को चरण सिंह को मारते हुए देखा है क्या? रोहित ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, मैंने ये सब कल रात ही अपने सपने में देखा था और देखो वही हुआ। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग उस पर हंसने लगे और एक ने कहा, अभी ये कह रहा था कि इसने अपने आंखों से देखा और अब ये कह रहा है कि सपने में देखा। अरे तुम ठीक भी हो या नहीं? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो हमारे गांव के बारे में ऐसी अजीब अजीब बातें फैला रहे हो? पुरोहित ने देखा कि सभी गांव के लोगों को रोहित पर गुस्सा भी आ रहा है और कुछ उसका मजाक भी बना रहे हैं, इसलिए वो आगे आया और उसने रोहित का बचाव करते हुए कहा, जी ये परसों ही शहर से पुरातत्व विभाग से आए हैं। यहाँ मूर्तियों पर रिसर्च भी करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। लगता है इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये कहकर वो रोहित का हाथ पकड़कर भीड़ में से खींचते हुए घर ले गए। रास्ते में कई बार रोहित ने पुरोहित जी से इस घटना के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और वो उसे घर ले आए। रोहित भी अब बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर बाद अपने अशांत मन को शांत करने के लिए वो खेतों की तरफ टहलने निकल गया। शाम के 5 बज चुके थे और वो टहलता हुआ एक नदी के किनारे बैठ गया और अभी तक की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। वो यूं ही बैठा नदी में पत्थर मार रहा था, तभी उसे नदी के पानी में किसी लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसने तुरंत मुड़कर अपने पीछे देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी गलतफहमी होगी और यही सोचते हुए वो दोबारा नदी की तरफ देखने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो, रोहित। रोहित चौंक कर उठा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो वापस जैसे ही नदी की ओर मुड़ा, उसे वहां पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी, जिस जगह पर पहले वो खुद बैठा हुआ था। वो तेजी से उस लड़की को देखने के लिए उसके पास आया और जब उसने पास आकर उसे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नित्या थी। वही नित्या जिसे उसने चिता पर जलते हुए देखा था। एक पल के लिए तो रोहित को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा से पलकें झपका कर उसे देखा तो उसे समझ आया कि वो कोई और नहीं, नित्या ही थी और रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों के सामने वो ही जलती हुई चिता और उस पर बैठी हुई वो लड़की आ गई और वो सब याद करते ही उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसे पिछली शाम का एक एक पल याद आने लगा और उसने कांपती हुई आवाज में नित्या से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो नित्या हो ना, और तुम ही कल उस जलती हुई चिता पर थी ना? रोहित की बात सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने रोहित का मजाक बनाते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं चिता पर बैठी थी तो फिर बच कैसे गई और आज फिर आपके सामने कैसे बैठी हूँ? रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने घबराते हुए उससे पूछा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे, और मान भी लो कि अगर तुम वो चिता वाली नहीं भी हो तो भी तुम कल अचानक से कैसे गायब हो गई? रोहित के सवाल को सुन उस लड़की के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। आखिर कौन है नित्या और क्यों नजर आ रही है वो रोहित को बार बार? क्या है रोहित के सपने का राज? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका। रोहित के मन में उस लड़की को लेकर जितने भी सवाल चल रहे थे वो सभी उसने एक ही सांस में नित्या से पूछ लिए और नित्या रोहित के सवालों पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे रोहित की बेचैनी देखकर बहुत मजा आ रहा हो।
और वो लगातार नदी के पानी की तरफ ही देखे जा रही थी। रोहित ने देखा कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, तो उसने उससे दोबारा जोर देते हुए पूछा, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? बोलो नित्या। नित्या, जो अभी तक नदी की तरफ देख रही थी, उसने रोहित के सवाल पर अचानक ही पलटकर उसकी तरफ देखा, और जैसे ही उसकी नजरें रोहित की नजरों से मिली, एक पल के लिए रोहित उसकी बड़ी बड़ी गहरी खूबसूरत आंखों में ही खो गया। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया कि तभी नित्या ने उसे टोकते हुए बेहद नजाकत के साथ मीठी सी आवाज में पूछा, क्या हुआ? कहाँ खो गए रोहित? नित्या के किए सवाल से रोहित ने खुद को उसकी आंखों के सम्मोहन से बाहर निकाला और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम हो कौन? कभी अचानक से सामने आती हो तो कभी अचानक ही गायब हो जाती हो। फिर रोहित ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, कुछ तो बताओ अपने बारे में, इतना ही बता दो कि तुम रहती कहाँ हो। नित्या, जो लगातार रोहित की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी और हवा चलने की वजह से उसकी उलझी हुई लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, उसने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, शमशान। नित्या शमशान घाट में रहती है? ये सुनते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने घबराते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? भला शमशान घाट में भी कोई रहता है? कौन हो तुम? मुझे साफ साफ बताओ। ये पूछते हुए रोहित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। तभी नित्या खिलखिलाकर हंसी और उसकी हंसी चारों तरफ गूंज गई। उसकी हंसी एक अल्हड़ सी लड़की की तरह लग रही थी, जो छल कपट से कोसों दूर हो, और उसकी भोली सूरत और प्यारी सी मुस्कान देखकर रोहित सब भूल कुछ पलों के लिए उसमें ही खो गया। नित्या ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं शमशान घाट में रहती हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि मैं शमशान घाट के पास ही रहती हूँ। वहीं घर है मेरा, न कि शमशान घाट के अंदर। रोहित उससे फिर पूछता है, अच्छा तो तुम कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम कहीं नहीं दिखी। नित्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं नहीं, तुम गायब हो गए थे। पता नहीं क्या देखा तुमने कल ऐसा जो चिल्लाते हुए भाग गए। रोहित को उसकी बातों पर भरोसा होने लगा और उसने नित्या से पूछा, नित्या, क्या तुम्हें वो मंडोलिका याद है जिसके पास गांव के लोग सूरज की बारात लेकर गए थे? नित्या ने आराम से कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रोहित उसकी बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसने एक ही सांस में नित्या से पूछा, क्या तुम्हें सच में याद है? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? उसकी बात सुनकर नित्या बोलती है, हाँ मुझे याद है, मंडोलिका भी और सूरज की बारात भी, पर तुम ये सब बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात सुनकर रोहित को कुछ सुकून मिला कि चलो, किसी को तो वो सब याद है जो गांव वाले भूल चुके हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन तभी रोहित ने थोड़े हैरत के साथ पूछा, लेकिन जब पूरा गांव इस बात को भूल चुका है तो तुम्हें कैसे याद है सब? रोहित के सवाल पर नित्या ने भी तपाक से जवाब दिया, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम बताओ, तुम्हें कैसे याद है सब? रोहित अपने ही किए हुए सवाल में उलझ गया और कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो अभी वो इतना ही कह पाया था कि नित्या एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तो रोहित ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन तभी उसकी नजर ठीक उन दोनों के सामने कुछ दूरी पर खड़े एक 7-8 साल के बच्चे पर चली गई, जो रोहित को ही देख रहा था। रोहित ने देखा कि वो बच्चा लगातार उसे ही देख रहा था और पता नहीं क्यों वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसके पास एक कुत्ता भी था जो रोहित को देखकर लगातार भौंक रहा था। उसे ये सब काफी अजीब लगा तो वो उठा और उठकर उस मासूम से बच्चे के पास जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे के पास पहुंचता, वो बच्चा वहां से भाग गया।
लेकिन वो कुत्ता अभी भी रोहित को देखकर भौंके ही जा रहा था। ये देख रोहित ने मन ही मन में खुद से कहा, अजीब बच्चा था, मुझे देखकर तो ऐसे डर रहा था मानो कोई भूत देख लिया हो। सारा गांव ही अजीब है ये। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही नित्या की तरफ मुड़ा तो वो भी गायब हो चुकी थी। रोहित उसे एक बार फिर ना पाकर हैरान और परेशान हो गया। उसने उसे चारों तरफ देखा और आवाजें दी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। रोहित एक बार फिर पूरी तरह से घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। बस कुछ कौवे थे जो पेड़ों पर बैठे हुए शोर कर रहे थे और उनकी आवाज इस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। वो वहीं बैठ गया और सोचने लगा, क्या ये नित्या सच में मुझसे मिली थी या फिर मेरा भ्रम थी? और वो बच्चा मुझे देखकर डर क्यों गया था? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके मन में ये सब सवाल उठ ही रहे होते हैं कि तभी उसका ध्यान तालाब की ओर से आती पानी की छप छप की आवाज की तरफ जाता है। वो आवाज की तरफ मुड़ता है और तालाब को देखता है तो उसे तालाब में कुछ हलचल होती दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है तो उसे एक हाथ पानी में छटपटाता दिखाई पड़ता है। फिर उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है पर वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वो तेज कदमों से तालाब की ओर बढ़ने लगता है और आवाज उसके और करीब आने लगती है। रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की अपनी जान बचाने के लिए उसे पुकार रही है। थोड़ा और करीब करीब जाने पर उसे एक लड़की के दोनों हाथ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। फिर अचानक ही वो लड़की झटके से अपने सिर को पानी से बाहर निकालती है। उस लड़की को देखकर और उसकी आवाज सुनकर रोहित को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कोई अपना पानी में डूब रहा था। वो लड़की बार बार खुद को पानी से निकालने की कोशिश कर रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई निकालो मुझे यहाँ से। वो लड़की बार बार पानी में हाथ पैर मार रही थी और अपना सर पानी की सतह पर रखने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर रोहित पूरी तरह से घबरा गया। इस पल में रोहित को तालाब में डूबती लड़की और उसकी आवाज के अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई। रोहित कुछ भी करके उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लेना चाहता था। रोहित को ऐसा लग रहा था कि वो जितना उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था उतना ही दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था। ऐसे जैसे उन दोनों के बीच मीलों का फासला हो। मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए रोहित बेसुध सा तालाब की तरफ भागने लगा और कब उसने उस तालाब में छलांग लगा दी उसे खुद भी नहीं पता चला। रोहित पानी के भीतर उस लड़की तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। पानी के अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो रोहित नहीं कोई और है और वो किसी और ही दुनिया में है। ये लड़की कोई गैर नहीं उसकी अपनी है। अपने कानों में उन गूंजती आवाजों के साथ रोहित बार बार उस लड़की की तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर लड़की मानो भंवर में फंसी थी और वो भंवर उसे अपने आगोश में समाने के लिए जैसे पूरा जोर लगा रहा था। और रोहित कुछ भी करके उस लड़की को थाम लेना चाहता था, ऐसे कि कोई उन दोनों को दूर न कर पाए। तभी वो लड़की के थोड़ा करीब पहुंचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की का हाथ रोहित ने थाम लिया। रोहित और वो लड़की अब पानी की गहराई में थे। तालाब के मटमैले पानी और उसके तल पर उगी घास के बीच रोहित उस लड़की को साफ साफ देख पा रहा था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों ही पानी की गहराइयों में एक दूसरे की नजरों में खो गए हैं और उन्हें इसकी सुध ही नहीं कि वो है कहाँ। रोहित को ऐसा लगा जैसे वो उस लड़की को सदियों से जानता हो। तभी वो लड़की बेसुध होने लगी और पानी में अचानक आए एक झटके से रोहित का हाथ छूट गया और वो लड़की उससे दूर जाने लगी। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसकी तो दुनिया ही उसके हाथ से फिसल गई। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए रोहित तेजी से किसी पेशेवर तैराक की तरह उसकी ओर तैरते हुए बढ़ा और उसने उस लड़की को पकड़ लिया। फिर अपनी बाहों में लिए वो पानी की सतह पर आया और किसी हीरो की तरह उस लड़की को तालाब से बाहर निकाल लाया। अब तक तालाब के पास गांव के काफी लोग भी जमा हो गए थे और वो तालियां बजाने लगे। उनकी तालियों की आवाज से रोहित जैसे किसी एक सपने से बाहर आया और उसने देखा कि उसकी बाहों में कोई लड़की नहीं, एक 10-12 साल का लड़का था। रोहित उस लड़के को देख एक पल के लिए सकपका गया। तुम पर तालाब में तो एक लड़की थी। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है तो वो लड़की कहाँ है? सभी गांव वाले रोहित की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रोहित का ध्यान तालाब की ओर था। उसने कहा, पानी में कोई लड़की भी है, मुझे उसे भी बचाना होगा। मैं भी जाता हूँ उसे निकालने। तभी उस बच्चे ने कहा, नहीं भैया, पानी में केवल मैं डूब रहा था। मेरा पांव फिसल गया था, मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पानी में एक लड़की दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, तभी उस बच्चे के माँ बाप आगे आए और उन्होंने हाथ जोड़कर रोहित से कहा, आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं हमारे लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। रोहित सोच रहा था कि वो लड़की को बचाने गया था और बच्चे को लेकर तालाब से बाहर निकला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो लड़की उसका भ्रम थी या कुछ और? सचिन, जो वहीं खड़ा ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, वो काफी शॉक लग रहा था। वो भीड़ को चीरता हुआ रोहित की तरफ पहुंचा और उससे पूछा, तू ठीक तो है ना? रोहित ने हाँ में सर हिलाया। सचिन की नजरों से लग रहा था जैसे उसके मन में रोहित को लेकर बहुत से सवाल चल रहे हों, लेकिन फिलहाल सभी के सामने वो खामोश था। वो रोहित को उस भीड़ भाड़ से अलग ले गया और मौका देखकर रोहित से पूछा, यार एक बात तो बता। रोहित, जो अभी तक अपने ही ख्यालों की दुनिया में था, उसने चौंक कर सचिन की तरफ देखा और कहा, हाँ पूछना। सचिन ने गंभीरता से पूछा, तो मुझे ये बता कि तूने तैरना कब सीखा? ये सुनते ही रोहित बुरी तरह से चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित को तैरना आता ही नहीं था। यही नहीं, उसे पानी से डर भी लगता था और इस बात के लिए उसका बचपन से अपने दोस्तों के बीच अक्सर मजाक उड़ता था। सचिन के इस सवाल का जवाब खुद रोहित के पास भी नहीं था। तभी सचिन का फोन बज उठा। उसने रोहित को बोला, जरूरी फोन है, मैं बात करके पुरोहित जी के घर पहुंचता हूं, फिर तू मुझे फुर्सत से बताना कि तूने ये तैरना सीखा कब। ये बोलते हुए सचिन वहां से निकल गया। काफी देर तक रोहित वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने उस लड़के को बचा लिया कैसे? पानी के अंदर उसे लड़की क्यों दिखाई पड़ रही थी? पानी के अंदर क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वो रोहित नहीं कोई और हो, कहीं और हो? यही सब सोचते सोचते अब अंधेरा भी हो गया था। उसके सवालों का कोई जवाब उसे मिला नहीं तो रोहित वापस पुरोहित जी के घर की तरफ चल दिया। इन्हीं सवालों से घिरा रोहित जब पुरोहित जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सचिन और पुरोहित रात के खाने पर उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने भी खामोशी से खाना खाया और फिर अपने रूम में जाते ही सो गया। सचिन को रोहित कुछ परेशान सा लगा, लेकिन वो उसे नींद से उठाना नहीं चाहता था, इसलिए खुद भी जाकर सो गया।
पूरी रात रोहित को ठीक से नींद नहीं आई थी और इसलिए वो अगली सुबह देर तक सोया रहा। सचिन तैयार हो चुका था। उसने जाते जाते आवाज देते हुए रोहित को कहा, मैं साइट की तरफ जा रहा हूं, तू भी रेडी होकर साइट पर आ जा। रोहित ने बिस्तर में पड़े पड़े ही उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। उसका जवाब सुनकर सचिन वहां से निकल गया और रोहित उठ गया। उसकी आंखों में अब भी नींद थी और चेहरे पर थकावट। फिर भी साइट पर जाने के लिए वो तैयार हुआ और वहां से निकल गया। वो मंदिर के पीछे वाले रास्ते से होकर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी रोहित को किसी के चूड़ियों की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा। पीछे नित्या मुस्कुराती हुई चली आ रही थी, जिसे देखते ही रोहित को इस बार गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसके पास जाकर कहा, पहले आज तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूं क्या? रोहित ने गुस्से में ही जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो। कभी दिखाई देती हो, कभी गायब हो जाती हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं करना चाहती? नित्या ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत से राज हैं जो सिर्फ मैं जानती हूं, वो सब तुम्हें बताने थे रोहित। रोहित ने झुंझुलाते हुए पूछा, कौन से राज नित्या? नित्या ने गंभीरता से कहा, यही कि तुम्हारा इस गांव और मंडोलिका से क्या रिश्ता है। आखिर नित्या ऐसा कौन सा राज रोहित को बताना चाहती है? क्या है रोहित का रिश्ता मंडोलिका और निशीपुर गांव से? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका, सिर्फ पॉकेट FM।